नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर स्वागत है आपके इस क्लास के अंदर ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत समय के अंदर हमारे बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप सभी को पता है इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के दम पर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं डेली अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस ले रहा था, लेकिन कुछ बच्चों की सर बेहद डिमांड थी, सर हमारे 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सोल्व करवा दीजिए। उनके यदि हमारे पेपर सोल्व हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जो उनका कहना है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे तो 100% उनके आंसर्स निकल पाएंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कोई टॉपिक नहीं है। पिछले 2022, क्योंकि 23 अभी चल रहा है, 2022 में किस टाइप का पेपर आया था स्मृति के आधार पर, यानी मेमोरी के आधार पर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेपर मिला नहीं था। तो आई होप सो कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यदि 22 के पेपर को अपन ढंग से समझेंगे तो 101% कहीं ना कहीं 2023 में उस पेपर का फ़ायदा हम मिलेंगे। तो तमाम लोग जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, जिनको 2023 में कैसा पेपर होगा, किस टाइप का पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे, आज हम सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा सर क्या इतने सिंपल भी सवाल आते हैं क्या? क्या इस सवाल को ऐसे सोल्व करते हैं क्या? क्या इस सवाल को ऐसे करना चाहिए क्या? तो तमाम सवालों के आंसर आज आपके क्लास के अंदर मिलेंगे। और मैं चाहूँगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, हम पेपर के माध्यम से टॉपिक को क्लियर करें, पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन करें, जिससे मुझे आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा कि आने वाले टाइम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने क्लासेस को रन कर पा रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, आज 2022 का मेमोरी के आधार पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उस आधार पर हम आपके बीच में 40 से 50 क्वेश्चन आज आपके बीच में लाया हूँ। इतने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सोल्व आपको भी करना है, मैं भी आपको करवाऊंगा। जहाँ फॉल्ट्स आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि सभी पेन लेकर बैठ जाएं, कॉपी में लिखना शुरू कर दें, उस सवाल के आंसर निकाल कर अपन को अपने कमेंट बॉक्स में अपन को लिखना है। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि 101% मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं और 100% उसका आंसर निकालेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं कहूँ, आज का जो पेपर आपके सामने है 2022 का पेपर है। 2022 के अंदर जो पेपर आया था, किस आधार पे आया था? 2022 का पेपर जैसा होगा कहीं के वैसा 2023 का उसी आधार पे होगा। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन आज पेपर सॉल्यूशन में हम जा रहे हैं। पेपर सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट हम भी करेंगे, आपका भी आंसर निकालना बेहतरीन। जैसे आपका आंसर आए, क्वेश्चन नंबर आंसर निकाल के मुझे बताना। तो ले चलते हैं। सबसे पहले, दूसरों से अलग जोड़े का चयन करें। मतलब 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 सेम जोड़े दिखेंगे, चौथा अपने आप में अलग होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, क्या बात है। सबसे पहले ए ऑप्शन है कठोर व मुलायम, यानी आपको एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है। फिर आ रहा है गर्म और ठंडा, ये भी आपको एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है। फिर आ रहा है सही और गलत, बिल्कुल ये भी एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है। लेकिन चौथा आ और आने, मुझे ऐसा लगता है जा और जाने, आ और आने, इसका मतलब सिमिलर दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि दूसरों से अलग जोड़े का चयन जो होगा, सोचिए कितना शानदार इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और हमारा आंसर जाएगा चौथा आ और आने। और शायद मुझे ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स से जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि 100% वो सही तरह से आंसर निकाल पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया हो, ABCDE 5 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें? 5, ABCDE। उसके बाद बोला गया CD के ऊपर है, ED के नीचे हैं, DA के ऊपर है, BE के नीचे हैं। तो सबसे ऊपर कौन सी होगी? सबसे ऊपर, यानी रैंक पूछिए कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा। और मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। सबसे पहले बोला कि 5 पुस्तकें हैं ABCD। अभी नहीं पता है कि A पहले, B पहले, C पहले, D पहले, लेकिन ये जरूर पता है कि वो हिंट के आधार पर इसके सवाल के आंसर निकालेंगे। कैसा? सबसे पहले बोला गया है कि C जो है D के ऊपर है, जो C है वो D के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, C जो है D के ऊपर है। तो C ऊपर दिख रहा है, किससे ऊपर दिख रहा है? D के ऊपर दिख रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर बोला जो E है D के नीचे है, D के नीचे E है। तो बिल्कुल बात सही है कि E जो है नीचे है, तो बिल्कुल नीचे है। अब आगे बात करते हैं, फिर बोला D A के ऊपर है, D ऊपर है, पहले से ऑलरेडी किससे ऊपर है? E से। और किससे ऊपर है? A। तो A यहां पर भी लिख सकते हैं कोई, क्योंकि A से ऊपर है, कौन है? D है। फिर बोला जाए B E के नीचे है, जो B है E के नीचे है, E के नीचे है कौन? B। तो B यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन सवाल पूछा है कि सबसे ऊपर कौन?
सबसे ऊपर कौन, ये सारे ऊपर नीचे हैं लेकिन सबसे ऊपर कौन सा है, सी है। बिल्कुल सही आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में। यदि 2022 में इस टाइप के सवाल आए हैं, और मैं चाहूंगा डेली अपन 40 से 50 सवाल करें और बेहतरीन तरीके से आपके आंसर्स निकलें, तो सवाल का आंसर जाएगा सबसे ऊपर कौन है, सी है। बिल्कुल मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। 100% कुछ भी नहीं है। ABCD 4 पुस्तकें हैं, सी डी से ऊपर है, सी ऊपर है, किससे ऊपर है, डी से ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। ई डी के नीचे हैं, ई नीचे हैं, ई नीचे हैं, किसके नीचे हैं, डी के, ये भी सही बात है। फिर डी ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है, डी ऊपर है किसके, ए, तो ए को और नीचे मान लो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे। फिर बी ई के नीचे हैं, तो बी जो है ई, ये ई के नीचे है, कौन है, बी है। लेकिन पूछा सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर कौन है, ई, सी है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी आपका ढंग से निकल चुका है। अब ले चलता हूं थोड़ा सा सवाल को देखना है, आंसर निकालना है। 100% आपके आंसर निकलेंगे। तीसरा सवाल आपके बीच में, रिक्त स्थान को भरो, मिसिंग नंबर। बिल्कुल शानदार तरीके से बहुत सारे बच्चे आंसर्स निकाल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 7 है या 56 है या 14 है, 8 है, 64 है, 16 है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 96 या 24 है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के आंसर निकाले। एक बात बताओ, यदि मैं इसका इसमें भाग दूं तो 8 बार जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका इसमें भाग दूं तो शायद 8 बार जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यदि मैं बात करूं इसका, यदि मैं इसकी बात करूंगा, इसका इसमें भाग दूंगा 2 बार जाएगा, इसका इसमें भाग दूंगा 8 बार, 8 7 56 यानी 8 बार गया। लेकिन 14 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये ऊपर वाले का 2 गुना ये है और ऊपर वाले का 8 गुना, क्या ये इसमें ट्रिक लग रही है क्या, बिल्कुल। 8 का 2 गुना 16 है, बिल्कुल सही बात है, 2 गुना। लेकिन 8 का 8 गुना 64 है, बिल्कुल सही बात है। अब इस ट्रिक से आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि सर यहाँ पर क्या संख्या है कि इसका 2 गुना 24 हो, तो 2 गुना 24 होगा तो आधा क्या होगा, 12 होगा। और 12 का 8 गुना तो 8 गुना देखेंगे 96, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से आपका आंसर जाएगा 12, जो बिल्कुल आपका मन कह रहा है। यदि किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है तो ध्यान रखना, 7 का 2 गुना 14 है और 7 का 8 गुना 56 है, बिल्कुल सही बात है। 8 का 2 गुना 16 है और 8 का 8 गुना 64 है, तो इसका मतलब एक बार क्या आ रहा है, 2 गुना और एक बार, तो इसका मतलब 24 2 गुना किसका है, 12 का, और 12 का 8 गुना कितना, 96, तो बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका जाएगा, कौन सा जाएगा, 12 आंसर जाएगा, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर, बस यही तरीका होता है सभी आंसर्स को निकालने का, सब तरीके से समझने का। आगे बात करते हैं। यदि मैं कहूँ, अगला सवाल आपके बीच में है, यदि मैं कहूँ कि नीचे दिए गए त्रिभुज के मध्य में कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर पूछा है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल दिमाग लगा के करेंगे। कैसे, ऊपर 5 है, इधर 3 है। अब 5 3 को ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए, तो पहले 5 × 3 करो, तो 5 × 3 क्या, कितना आया, 15। लेकिन हमें 19 निकालना है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना और दिमाग लगाना है। 5 × 3 19 हो, 5 × 3 15 होता है, लेकिन 5 + 3 करो, तो 5 + 3 करेंगे 8। अब 8 का आधा करो तो कितना होगा, 4। 15 + 4 कितना होगा, 19, बिल्कुल सही बात है। क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करना है, जो आधा आएगा वो गुणे में जोड़ना है, वो संख्या आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। क्या इससे ये हो रहा है, तो 6 × 4 24 होगा, बिल्कुल सही बात है। 6 + 4 10 होगा, और 10 का आधा किया जाए तो 5 होगा, तो 24 और 5 कितना होगा, 29, बिल्कुल 29 आ रहा है। अब आपका दिमाग चल पा रहा होगा, अगला क्या, वो फटाफट बता दीजिए क्या, तो 7 × 5 35 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कहूँ 7 + 5 क्या होगा, 12, और 12 का आधा 6, तो 35 और 6 को मिला दिया जाएगा तो 41 बनेगा। इसका ऑप्शन जाएगा 2, 41, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आपने अगला सवाल किया। 4 सवाल हम कर चुके हैं और लगभग मुझे पता है हमारे स्टूडेंट के सब में से सब सवाल सही हो पा रहे होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ढंग से रीजनिंग को पढ़ा है, समझा है, देखा है। मैंने क्या करा, कुछ नहीं, दिमाग लगाया। मैंने क्या कहा, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का आधा करके इन गुणे में जोड़ना है, तो 19 आया। इन दोनों को गुणा किया, कितना आया, 24। इन दोनों को जोड़ा 10, 10 का आधा 5, 24 में 5 जोड़ा 29 आया। इन दोनों को गुणा करना है 35 और इन दोनों को जोड़ना है 12, 12 का आधा क्या, 6, 6 को 35 में जोड़ा तो कितना आएगा, 41, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर क्या इसका अलग और आंसर्स निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। क्या देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई कहें इन दोनों का गुणा करो तो 15 आया, इसमें 1 जोड़ो तो 4,
4 को 15 में जोड़ा 19, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे इसमें क्या ट्रिक वही लग रही क्या, इन दोनों का गुणा करो 24, इसमें 1 जोड़ो, 4 + 1 5, तो 24 में 5 जोड़ा 29 आया। तो क्या ट्रिक इसमें लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वो को इन दोनों सब में इसमें 1 जोड़ा, तो इन दोनों का गुणा किया 35, और 35 और 5 + 1 6, तो 35 और 6 41, वो भी आंसर सही निकल रहा है। इसका मतलब आंसर निकलना चाहिए, क्वेश्चंस किस टाइप का हो वो मायने नहीं रखता है। तो हमने 4 सवाल किए, अगला सवाल हम लेके चलते हैं। यदि मैं कहूँ आप सभी को, यदि इस सवाल के अंदर देखना है पासा, यदि मैं सवाल करूंगा, सवाल देखिए सवाल क्या है, पासा का सवाल है। पासे के सवाल को आपने देखा, और देखने के बाद मुझे लगता है कि अब निम्न घन पासे के अनुसार जो हमारा पासा दे रखा है उसका आंसर 3 का विपरीत निकालना है। किसका विपरीत, 3 का। अब मैंने पासे में बहुत सारे नियम पढ़ा है, मैंने कहा ऐसा पासा वैसा पासा ये वो। अब पासे के अंदर एक नियम ये भी होता है कि मान लीजिए वो संख्या, लेकिन इन पासों में 4 पासे हैं। अब 4 पासों में कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपके दिमाग में आ पा रही होगी, कैसे आ पा रही कैसे नहीं आ पा रही देख लीजिए। यदि मैं कहूँ कि इन दोनों की तुलना करेंगे, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, यदि 5 और 6 को काटा तो 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। अब मैं आपसे चाहूँगा 1 मिनट आप इसका आंसर निकाल के बताएं, और मुझे बताएं कि वाकई में इसका आंसर मैंने जो बताया क्या सही है क्या नहीं है। मैंने बोला 5 का 4 से 5 से कट गया तो क्या बचा 4, क्या बचा 3, तो 4 का विपरीत 3 होगा, तो 3 का विपरीत भी क्या होगा 4 होगा। फिर मैंने क्या बोला 1 4 से 1 4 कटा, 2 का विपरीत 5 होगा, तो 2 का विपरीत 5 हुआ, 4 का विपरीत 3 हुआ, क्या बचा 6 बचा, क्या बचा 1 बचा। क्या यही आंसर आएंगे, बिल्कुल सही है। यदि मैं कहूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा, मैंने पूछा 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बच्चे जुड़े हैं 101% सही आंसर बता पा रहे हैं, बिल्कुल 100%। यदि मैं कहूँ आप सभी को कि कहीं न कहीं इसका आंसर आप निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं क्लियर हैं। अब मैं ले चलता हूँ अगले सवाल में। अगला सवाल बहुत यूनिक सवाल है जिसको आपको समझना पड़ेगा। कहा कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब हमारे पास में इतने चिन्ह हैं, चिन्ह का मतलब मैं यदि कहूँ 5 × 36 - 9 + 31 भाजक 41 बराबर 10 आने चाहिए। कोई भी 2 चिन्ह को बदलना है। अब 2 चिन्ह को कैसे बदलेंगे देखना, तो सबसे पहले ऑप्शन से इस सवाल को सही करेंगे। ऑप्शन में चाहे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना है। पहला ऑप्शन का है कि भाजक को माइनस बना दो और माइनस को भाजक। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, और यदि इससे आंसर आ गया तो ऑप्शन एक ही सोल्व करना, नहीं आया तो अगला ट्राई करेंगे जरूर, हम हार नहीं मानेंगे। जैसे मेरे को बोला जाए सबसे पहले भाजक को माइनस, माइनस को भाजक, 5 की जगह 5 रहेगा, इंटू की जगह इंटू, 36 की जगह 36। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भाजक बनाना है, और भाजक को माइनस, तो माइनस की जगह यहाँ भाजक लिखा, और फिर 9 प्लस की जगह प्लस, 31 की जगह 31। अब भाजक की जगह माइनस की जगह भाजक, भाजक की जगह माइनस, तो यहाँ भाजक की जगह माइनस, फिर 41। अब इसको बोर्डमास नियम से, बोर्डमास नियम का मतलब होता है कि सबसे पहले BODMAS, बोर्डमास नियम ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर A फॉर एडिशन, फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, तो सबसे पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होती है, फिर बाकी होती है। अब इसी नियम में सबसे पहले भाग दीजिए, इसका इसमें भाग दिया। अब आपको पता है सबसे पहले संख्या 5 है, फिर इंटू का इंटू है। अब 36 में 9 का भाग, आप सभी जानते हैं 36 में 9 का भाग दिया तो कितना आया 4, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 31 की जगह 31, फिर माइनस का 41। अब इसका मतलब भाजक हो चुका है, भाग हो चुका, भाग के बाद जो बचा वो कौन सा बचा है, फिर गुणा बचा है। तो 4 का 5 से गुणा करते हैं तो 20 प्लस 31 माइनस 41। अब आपको पता है जोड़ में क्या दिया आया 51, और 51 माइनस 41 करेंगे तो 51 में से 41 करेंगे तो कितना जाएगा 10, और हमें भी क्या निकालना है 10। बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या गया सही। बोर्डमास नियम को फॉलो किया और आंसर्स निकाला। यदि मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले चिन्ह को परिवर्तन करना है, फिर उस चिन्ह का आंसर्स को निकालना, और 100% हम इस आंसर्स को निकाल पाएंगे जैसा कि आप सभी को पता। अब अगला सवाल यदि मैं आपके बीच में लेने जा रहा हूं, अब सवाल कुछ भी नहीं है। सवाल की यदि मैं बात करूं तो सवाल इस टाइप का होगा, बोला जाए कि यदि प्लस का अर्थ इंटू है, यानी जहां प्लस दिख रहा है वहां इंटू मानना है,
फिर माइनस का अर्थ भाजक है, इंटू का अर्थ प्लस है, भाजक का अर्थ माइनस है। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। अब इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पीपीटी को मैं बड़ी कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी से दिखे। और यदि आपको आंसर, अब देखिए यदि मैं कहूँगा इसको, अब देखिए यदि मैं इसकी बात करूं, प्लस का अर्थ गुणा है, यदि मैं कहूँगा प्लस का अर्थ गुणा है, फिर माइनस का अर्थ भाजक है तो माइनस का अर्थ भाजक है, फिर मैं कहूँगा इंटू का अर्थ प्लस है तो इंटू का अर्थ प्लस है, फिर मैं कहूँगा भाजक का अर्थ माइनस है तो भाजक का अर्थ माइनस है। इसका मतलब आप सवाल बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके हैं कि यदि प्लस का अर्थ इंटू है, माइनस का अर्थ भाजक है, इंटू का अर्थ प्लस है, भाजक का अर्थ माइनस है। अब इस सवाल को यानी ये जो दे रखा है उसको सोल्व करना है। अब ये क्या दे रखा है देखिए, वापस समझाना चाहूँगा। यहाँ दे रखा है 512, फिर माइनस, फिर 8, फिर प्लस, फिर 5, फिर भाजक, फिर 73, फिर इंटू, फिर 92। बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, जो चिन्ह दे रखे हैं चिन्ह को आपस में परिवर्तन करना। कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले बात करते हैं 512, फिर माइनस की जगह क्या लगाना है, भाजक, तो बिल्कुल भाजक लगाया। बस कुछ नहीं करना, हमें चिन्ह परिवर्तन करना है, इसके अलावा संख्या परिवर्तन नहीं करनी है। फिर प्लस का अर्थ इंटू है तो यहाँ इंटू आ गया, प्लस इंटू इंटू 5 आ गया। फिर भाजक का अर्थ देखिए, भाजक का अर्थ माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 73 आया। फिर इंटू का अंतर प्लस है तो प्लस का क्या आया, 92 आया। अब आप दिमाग लगा पा रहे हैं, बोर्ड मास नियम अब लगेगा, पहले बोर्ड मास नियम नहीं लगेगा, अब लगेगा। क्यों लगेगा, उसका रीजन ये है कि हमने बोर्ड मास नियम को फॉलो किया है, इसका ध्यान रखना है। यदि मैं कहूं आप सभी को कि माइनस को क्या लिखा, भाजक, प्लस को इंटू, भाजक को माइनस, इंटू को प्लस, ये सारा यहां से लिखा हमने। यहां से जब लिखा तो इसका आंसर भी यहां से आना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं आप सभी को, और आप सभी को यदि बात कहें, अब करना क्या, बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास में मैंने क्या बोला, डिवीजन पहले आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले 8 का भाग 512 में दीजिए, तो 8 का भाग 512 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 64। अब 64 इंटू क्या हुआ, 5 हुआ, बिल्कुल सही है। फिर देखना माइनस 73 प्लस 92, क्या इसी तरह से कोई एंगल्स हैं, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 64 का फिर 5 से गुणा कीजिए। आप 64 का 5 से गुणा करेंगे तो आप सभी जानते हैं 64 का 5 का गुणा किया तो 0 नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये होगा 320। बिल्कुल सही बात है, नहीं आया तो नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सटीक करना है। 320 फिर माइनस 73 प्लस 92। अब क्या है, हमारा भाग हो चुका है, गुणा भी हो चुका है। अब बाकी क्या, जोड़ मतलब 320 में 92 जोड़ो, तो 320 में 92 जोड़ा, 320 के अंदर 92 को जोड़ना है तो 2 ये और ये यानी 412। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमारे पास आया 412, और 412 में से 73 को माइनस करो तो बिल्कुल सही बात है। 412 में से 73 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचता है 9, फिर बचता है 339। बिल्कुल 339 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा। इसका मतलब समझ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले चिन्ह को परिवर्तन करना है, फिर उसके बाद बोर्ड मास का नियम लगाना है। इस तरीके से आपके ये सटीक आंसर्स क्या होंगे, 100% सही तरह से हो जाएंगे और हम सही तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। आई होप सो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पाए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कथन व निष्कर्ष, बिल्कुल सबके फेवरेट क्वेश्चन आ चुके हैं। कथन क्या बोला, सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। सभी पियानो क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। इसका मतलब सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, यदि यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इसी का क्वेश्चन है। सभी पियानो यहाँ पर ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहे सवाल के आंसर को करने की। सभी यहाँ पर दो कथन थे। पहला कथन है, कथन वापस लिख देता हूँ यहाँ पर, उस पीपीटी से इधर आ जाएगा। कथन पहला है कि सभी पियानो क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं।
अब आप बनाइए फटाफट। यदि मेरे स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं, और आपने ढंग से दिशा इसका आंसर्स निकाला है कथन निष्कर्ष के, तो 100% आप इसका आंसर जल्दी से निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले बोला सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, तो मैंने बोला जिसके साथ सभी लगेगा वो कहाँ आएगा? अंदर आएगा, और जिसके साथ सभी नहीं लगेगा वो बाहर आएगा। तो बस ये डायग्राम बनेगा। सभी जो पियानो हैं वो सभी पियानो क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी पियानो क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं। फिर आएगा कि सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। इसका मतलब 3 शब्द आ चुके हैं, एक तो पियानो आ चुका है, वाद्य यंत्र आ चुका है, गिटार आ चुका है। इसका मतलब सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, सभी वाद्य यंत्र क्या हैं? गिटार हैं। क्या हैं? गिटार हैं। तो इसका मतलब सभी वाद्य यंत्र क्या हैं? गिटार हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, इसका आंसर भी आपने निकाला। अब इस तरह का डायग्राम बना, इस टाइप का, मतलब आपने देखा होगा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और आपको पता अंदर से बाहर जाएगा तो मैंने सिखाया सभी लगेगा, और बाहर से अंदर आया सेंटेंस तो कुछ लगेगा, और सभी की जगह किसी ने कुछ लगा दिया, अंदर से बाहर गए, तो वो सारे निष्कर्ष क्या जाएंगे? उसका अनुसरण नहीं करेंगे। और यदि अंदर से बाहर गए, सभी की जगह कुछ लगा दिया, तो वह भी निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण नहीं करेंगे। मैंने सिखाया जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर। तो अब इसके अंदर देखना, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा के ये निष्कर्ष निकालने हैं। सभी गिटार वाद्य यंत्र हैं। क्या है? क्या गिटार कहाँ है? बाहर है। वाद्य यंत्र कहाँ है? अंदर है। तो बाहर से कहाँ है? अंदर, और बाहर से अंदर आओगे तो क्या लगना चाहिए? कुछ, और आपने क्या लगा दिया? सभी। इसका मतलब पहला निष्कर्ष उस कथन का अनुसरण नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा देखो, सभी पियानो गिटार हैं। क्या सभी पियानो गिटार हैं? सभी पियानो गिटार हैं। क्या अंदर से बाहर गए तो सभी लग रहा है? लग रहा है सभी पियानो क्या हैं? गिटार हैं। इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है, लेकिन पहला अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला नहीं जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर जाएगा सेकंड। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर्स देख सकते हैं। अब देखिए आगे सवाल करते हैं। सवाल की दुनिया में जा रहे हैं, सवालों को हम समझेंगे। यदि मैं कहूँ आप सभी का, बस वापस आ चुका आपका फेवरेट सवाल, वही जिसको आपको हमेशा याद रहता है, वो है आपका पासा। अब पासे में देखिए, पासे में अलग अलग हैं। देखो इन दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ 6 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 6 3 से 6 3 कट गए, 4 का 1 होगा। अब आगे कुछ नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो अपन को अपना दिमाग नहीं खराब करना। अपन को क्या करना है? सिर्फ उतना ही दिमाग लगाना है जिससे आपको पता चल पाए। अब दिमाग क्या लगाना? देखिए कुछ भी नहीं करना है। यदि मैं कहूँ पहले का तीसरे से तुलना कर लो, पहले की किससे करो? तीसरे से। तो ये पासा ए मान लो, ये पासा बी मान लो, कुछ भी नहीं। अब देखो पहले को तीसरे से तुलना की तो देखने के बाद पता चल पा रहा होगा इनमें खाली एक संख्या है ऐसी जो कॉमन है, 5 और 5। और मैंने पासे में सिखाया जब 2 पासों में एक अंक समान हो तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा? पहला उसके पहले के क्या होगा? विपरीत। बिल्कुल सही बात है। अब पासा ए में 5 कॉमन है, और पासा बी में भी 5 कॉमन है। अब देखने वाली बात यह है कि यदि 5 कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो 5 से क्लॉकवाइज चले तो क्या आया? 3 आया। 3 के बाद क्या आया? 6 आया। बिल्कुल सही बात, 3 के बाद 6। अब पासे बी में चलते हैं, 5 का क्लॉकवाइज, पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 2 का विपरीत होगा, 6 4 का होगा, और बाकी क्या बचा? 5 1 का होगा। तो बिल्कुल सही बात है। किसका पूछा? 6 का विपरीत अंक कौन सा होगा? 4। बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आपने इस पासे के सवाल को भी बड़े मेहनत के साथ, लग्न के साथ किया, और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है 100% आपका आंसर क्या जा रहा होगा? सही जा रहा होगा। आगे बात करता हूं। सवाल बहुत शानदार है। अब इस सवाल को देखिए, मैं चाहता हूं एक बार इस सवाल को आप देखें और करके दिखाएं मुझे। अब सवाल क्या, कुछ नहीं, सरिका के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो पहला है वो दूसरे वाले से 5 साल बड़ा है। दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा जो है तीसरे से, अब तीसरा बड़ा होगा या पहला बड़ा होगा? अब आप दिमाग लगाओगे, तीसरा सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा? या पहला सबसे बड़ा होगा? पहले वाला बच्चा, पहले होता ना, अपने बड़े भाई साहब हैं जो सबसे पहले हुए मम्मी से, वो सबसे बड़े होंगे,
और हम अभी हुए, इसका मतलब हम सबसे छोटे होंगे, जैसा कि मैं तो क्या बोला गया है कि पहला जो है दूसरे से कितना है, दूसरे से कितना है 5 वर्ष बड़ा है। दूसरा जो है तीसरे से क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये मानना है ये तीसरा है, ये क्या है बेटा तीसरा है, और ये दूसरा है, और ये पहला है। पहला सबसे बड़ा होता है। अब जो सबसे छोटा होगा, पहला सबसे बड़ा, दूसरा उससे बड़ा, उससे छोटा, और तीसरा सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा उससे x मानना। बिल्कुल सही बात है, दिमाग लग पा रहा होगा। बिल्कुल क्या बोला गया है कि जो सबसे छोटा होगा उसको x मानना है, तभी तो वो उससे बड़े कहलाएंगे। मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे भाई साहब मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो मेरे जो उम्र होगी भाई साहब को 10 साल जोड़ लीजिए। बिल्कुल सही है। तो क्या बोला गया कि सरिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो पहला दूसरे, अभी पहले के बारे में नहीं पता है ना दूसरे के बारे में पता, लेकिन पहले दूसरे का निकालो, यहां से सवाल को शुरू करो। तो दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो तीसरे का मान कितना 1 से, तो दूसरा क्या हुआ x + 4 होगा। बिल्कुल सही बात है। x + 4 क्यों हुआ कि वो तीसरे से 4 साल बड़ा है, वह तीसरे से 4 साल बड़ा है, तो तीसरा x है तो 4 साल बड़ा है, x + 4 होगा। बिल्कुल सही है। फिर ऊपर वाली लाइन पे आओ, पहला जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला ये वाला, इसकी एज नहीं पता है, लेकिन दूसरा का जो भी एज है x + 4 उससे 5 साल बड़ा है, तो 5 साल बड़ा है, मतलब दूसरा x + 4 है, 5 साल बड़ा है, तो 5 और जोड़ लो तो x + कितना हुआ 9। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, सही है। तो अब तीसरे की आयु x है, दूसरे की आयु x + 4 है, और पहले की आयु क्या है x + 9 है। अब इसने क्या करा सवाल को सोल्व करने के लिए, अब उन सभी आयु की योगफल कितना है 22 है। किसकी, तीनों बच्चे की, तीनों बच्चा मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीनों की आयु मिला दो तो कितनी होगी 22। अब बताओ पहले की उम्र कितनी है, तो x + 9 है, सही बात है। दूसरे की उम्र कितनी है, तो x + 4 है, तो सही बात है। तीसरे की आयु कितनी है, तो x है, तो सही बात है, और बराबर कितना होगा 22 होगा। अब ये क्या है x है, ये भी क्या है x है, ये भी क्या x है, तो x कितना x हो गया 3x हो गया। निकल पा रहा होगा आपसे सवाल। फिर 9 और 4 13, तो यहाँ पर +13 बराबर 22। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब मैंने कहा प्लस की चीज़ इधर जाएगी तो माइनस, तो 3x बराबर 22 - 13। अब 22 में से 13 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9। तो 3x का मान 9 है, तो x का मान जो होगा 9/3, यानी x का मान आया 3। x का मान 3 आया। x किसी की आयु नहीं है, लेकिन यहाँ रखोगे, यहाँ रखी तो किसकी आयु आ गई, यहाँ आई, तो इसका मतलब सबसे तीसरे वाले की। यहाँ रखोगे तो 3 + 4 यानी किसकी आयु है सेकंड वाले की। यहाँ रखोगे तो पहले वाले की, यानी 3 + 9 12। अब पूछी किसकी मैंने नहीं पता है, लेकिन किसकी, सबसे बड़े वाला बच्चा। तो सबसे बड़ा वाला बच्चा कितने साल का 12 साल का। बिल्कुल सही बात है 12 साल का। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं अगले सवाल की दुनिया में, अगला सवाल क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सोचना है कैसे इसका आंसर निकल सकता है। अब मैं कहूँ आपका इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो देखिए 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक 2 दिन शामिल हो तो कितने दिन होंगे। अरे भाई साहब इसका सवाल का आंसर तो फटाफट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है कहाँ से, तो देखो पहले तो 26 जनवरी 1996 से, फिर कहाँ तक 15 मई 1996। खाली दिन पूछे तो दिन निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कहूँ कि आपने वहाँ से वहाँ तक नौकरी की, कितने दिन नौकरी की, तो आपको वैसे पता है, आपको जब पैसों के हिसाब की बारी आती है तो एक दिन भी अपन मिस नहीं करते हैं। तो ये भविष्य की बारी है, तो कहीं के मिस हमें नहीं करना है। तो मैं ले चलता हूँ 26। अब आपको पता है इसने बोला दोनों दिन शामिल है, यानी 26 और 15 दोनों शामिल है, ये इसने भी कहा। अब एक बात बताओ मेरे को, अब ये लीप जो वर्ड्स है वो कौन सा है, लीप वर्ड्स है। क्यों 1996। अब आपको पता है 1996 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, और 4 का भाग पूरा जाता है, तो वो कौन सा होता है, लीप वर्ष। और आप सभी को पता है लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, क्यों, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी महीना आएगा, तो फरवरी में कितना काउंट करेंगे वो पहले से मैं डिसाइड करके बता रहा हूँ। अब बताओ 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी यानी जनवरी महीना में कितने दिन है, तो जनवरी में देखना, तो जनवरी में 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख की जनवरी होती है। तो यहाँ से आए 6 दिन, बिल्कुल सही बात है, जनवरी से 6 दिन आए। फिर मैंने कहा फरवरी, तो फरवरी का मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। फरवरी लीप वर्ड्स की है तो कितनी होगी, 29 होगी।
बिल्कुल सही बात है। जनवरी हो चुका, फरवरी, फिर आएगा मार्च। अब आप मार्च पूरा महीना है तो आप सभी जानते हैं 31 दिन होंगे। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल आपको पता है अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर रही मई, तो मई कितने मई तक? 15, तो 15 मई तक है, 15 को भी इंक्लूड करना है तो 15। अब इनको जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, दिन ही तो पूछे हैं, कोई वार पूछा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है। तो 6 कौन से? जनवरी महीने के 26 से 31 तक 6 दिन, फिर ये पूरा महीना, ये महीना, यहाँ पर 28 दिन क्यों नहीं आए? क्यों? कि यदि साधारण वर्ष होता तो 28 आता, लेकिन लीप वर्ष है इसलिए 29 दिन आएगा। फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में, इन सबको टोटल करेंगे तो आप सभी को पता 111 दिन। सही बात है, बिल्कुल 111 दिन, यानी बी ऑप्शन आपका जा रहा होगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से काफ़ी बच्चों का आंसर 111 दिन जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, माइंड का जो सेटअप है, वो जिस बेहतरीन तरीके से जो लगा हुआ है वह बेहतरीन तरीके से लगा रहे। अब अगला सवाल, आप सभी को पता है ये सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं, लेकिन दिमाग आते ही दिमाग चलने लगता है कि सर इस सवाल का आंसर कैसे निकलेगा। सवाल क्या है? अगर आज सोमवार है, क्या बात है, अगर आज सोमवार है जो कल के बाद कौन सा वार होगा? आप सभी जानते हैं आज सोमवार है, तो कल के बाद कौन सा होगा? तो आज क्या वार है? सोमवार है। तो कल के बाद यानी 2 दिन जोड़ो, तो 2 दिन जोड़ेंगे कल के बाद मंगल और बुध, तो आंसर जाएगा बुधवार जाएगा। कौन सा जाएगा? बुधवार। तो बिल्कुल सही आंसर जा पा रहा, आंसर क्या जाएगा? बुधवार। तो इसका मतलब 15 सवाल में से लगभग सारे सवालों के आंसर, मुझे ऐसा लगता है अब तक सारे आंसर क्या जा रहे होंगे? सही जा रहे होंगे। आपके 100% आंसर आ भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं बात को, बेहतरीन करिकुलम से समझ रहे हैं। मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। कहा क्या है? कुछ भी नहीं कहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर आकृति में से यह ज्ञात कीजिए, नीचे दिखाए गए ढंग से कागज को मोड़कर पंच करने पर खोलने के बाद किस तरह की आकृति दिखेगी। अब एक बात बताओ, आप सभी को पता है, अब दिमाग वाली बात है नहीं कि अपन कभी कभार देखा होगा, याद करो स्कूल के दिनों में हमारे प्रार्थना के अंदर इस तरह से कागज़ के अंदर फोल्ड करते थे, फिर कटिंग करते थे, कटिंग करने के बाद भी वो खोलते थे, तो वो आकृतियाँ कैसी दिखती थी? वो जैसी दिखती वैसे तो अपन को दिमाग लगाना है। मल्टी माइंडेड है हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको पता ये है, फिर इसको फोल्ड किया, फिर उसको वापस फोल्ड किया, अब ये फिर यहाँ पर, अब इसको खोलेंगे तो कैसी दिखेगी? अब ये खोलेंगे तो आपको पता है ये सब टाइप खुलेगी, तो ये खुलेगी तो ऐसी आएगी, कैसी आएगी? अभी खाली ये है तो ये खुलेगी तो वो इधर वाला भी आएगा, फिर इधर वाला भी आएगा, फिर पता ये लाइन आ रही है तो यहाँ पर भी आएगी लाइन, फिर ये आएगी तो इधर भी आएगी, फिर ये आएगी तो इधर भी आएगी, आएगी ये आए। तो क्या इस टाइप का आकृति का डायग्राम का है क्या? ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, चौथा वाला आंसर जाएगा। 100% बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। नवोदय के एग्जाम के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चे इस सवाल को अच्छे से करते हैं। बिल्कुल सही बात है, उस टाइप के सवाल यदि कहा है मेमोरी के आधार पर सवाल लिया है तो ये भी नहीं कह सकते इस टाइप के सवाल नहीं आते, आते भी हैं। तो किस तरीके से हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं तो देखना है। अब देखना, मेरे को कहा जाए कि इसका आंसर क्या होगा? घड़ी। बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं सर घड़ी पढ़ाया जाए, घड़ी की बात आती है, जिसका समय अच्छा चलता है उसका जीवन आपको पता बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ समय अच्छा चले नहीं चले, लेकिन घड़ी का एक एक सवाल आप सही ढंग से निकालेंगे। कैसे? अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट व घंटे की सुई के बीच में। अब आपको पता है घड़ी ऐसी दिखती है, अब 4 बजाने के लिए आपको 4 तो बजानी पड़ेगी। हम लोगों की पता नहीं क्या क्या बजा देते, लेकिन ये है कि 4 तो बजानी। कैसे बजाते हैं? तो ये मतलब ये अपनी 12 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। अब 4 बजाने का मतलब, 4 बजने का मतलब होता है कि घंटे की सुई 4 पर है और मिनट की सुई कहाँ पर है। अब ये कौन निकालना है? अब आप सभी को पता है घंटे की बात करें, मिनट की सुई यही है, पहले घंटा यही था, मिनट यही था, तो इसका मतलब 0 डिग्री था। अब घंटे की सुई यहाँ से घूम के यहाँ आई है। अब आप सभी को पता है घंटे की सुई जो है वो यहाँ से यहाँ तक आती है तो 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में कोण कितना बनता है? 360। तो 12 घंटे में 360 कोण, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 360/12। तो 12 से 12 कटा कितना डिग्री? तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनेगा। तो कितने घंटे आ चुके हैं? तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा।
30 30 30 30 30 30 90 30 120, बिल्कुल सही बात है। तो सटीक जहां पर आंसर 120 जाएगा बिल्कुल सही जाएगा जो जिन लोगों का जा रहा है। इसका मतलब तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पहुंचता है कि कहीं न कहीं सवालों के आंसर ढंग से आप निकाल पा रहे हैं और आंसर आ पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अब मैं कहूँ आपको अगला सवाल है, अगला सवाल को आपको यदि समझ में नहीं आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि घड़ी की दो सुइयां एक दिन में 90 डिग्री कोण कितना बनाती। इसमें नियम होता है कि घड़ी की दो सुइयां एक दूसरे के एक साथ कितने बार मिलती है। तो आपको ध्यान रखना 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जब एक दोनों घड़ी यानी दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिल रही है तो 12 घंटे में 11 बार, और आप सभी को पता है कि 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटों में 22 बार। फिर एक दूसरे के विपरीत कैसे बनेगी, एक इधर की सुई एक इधर, तो वही 12 घंटे में 11 बार, और यदि मैं बात करूं 24 घंटों में 22 बार। लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है वो आप सभी को पता है कि घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार बनेगी, 90, तो 44 बार बनेगी। कितनी बार, तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। 44 बार बिल्कुल सही आंसर है। तो इस आंसर को भी आपको निकालना, ढंग से निकालना, आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर रट लेना, पूरा तरीके से याद कर लेना। अब मैं कहूँ आप सभी को कुछ क्वेश्चंस इधर इस साइड में हैं जो अपन को करने थे लेकिन वो अपन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन हमारे पास में, हम कैसे करें, धीरे धीरे करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये सवाल रह गया था लेकिन मुझे पता है आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब सवाल क्या, सवाल को देखो फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। सवाल क्या देखिएगा, अब सवाल क्या है कि ए का जन्म बी के जन्म से 5 साल पहले हुआ है। अब ए का नहीं पता ना बी का पता है, फिर बी का सी से 4 साल पहले हुआ है और डी से 3 साल छोटा है, डी से 3 साल छोटा है। तो ए की वर्तमान आयु 17 है तो डी की आयु कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से इसको कैसे करना है। सबसे पहले ए का जन्म 20 है, जन्म से 5 साल पहले हुआ है। ए बड़ा है 5 साल किससे, 20 से, तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, जितना चले उतना लगाना है। अभी तक ए का बी का पता नहीं, लेकिन बी का जन्म सी से 4 साल क्या हुआ है, बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे नीचे कौन है, सी है। सी से बड़ा जो है वो बी है। कितने साल है, 4 साल। बिल्कुल सही बात है, कहा ना कि बी सी से 4 साल बड़ा है, बी सी से 4 साल, तो बी सी से 4 साल बड़ा है। अब आगे बात करते हैं, फिर अगली लाइन, ए का जन्म बी से 5 साल पहले हुआ है। अब ए का जो जन्म है, ए का जन्म बी से कितने साल पहले हुआ, 5, तो ए जो है वो 5 साल बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। फिर अगला लाइन पढ़ना है। अब बोला गया बी सी से 4 साल बड़ा है, बी जो है सी से 4 साल बड़ा है लेकिन डी से 3 साल छोटा है। कौन, बी सी से तो 4 साल बड़ा है लेकिन डी से, यहाँ पर डी है तो डी से, डी यानी 3 साल बड़ा है, 3 डी साल बड़ा है। क्यों, लिखा हुआ है ना कि जो बी है डी से 3 साल छोटा है तो ये 3 साल बड़ा होगा। सही बात है। फिर इसमें क्या कहा, दिमाग वाली बात कही। क्या दिमाग वाली बात कही, इसने कहा यदि ए की वर्तमान आयु 17 है, कितनी है, 17, तो ए 17 साल का है। ए कितने साल का है, 17, लेकिन ए जो है बी से कितने साल बड़ा है, 5 साल। अब ए 17 साल का है तो बी कितने का होगा, तो आपको पता 5 साल छोटा होगा। तो ये 17 साल है, 5 साल छोटा, माइनस करेंगे दिया आएगा 12। तो बी की आयु कितने साल आ गई, 12। लेकिन बी की नहीं पूछी, किसकी पूछी, यहाँ पर डी की आयु पूछी है। तो डी बी से 3 साल बड़ा है, बी 12 साल का है तो डी 3 साल बड़ा है, तो 12 + 3 कितना साल, 15 साल। बिल्कुल सही आंसर है, जो आंसर आप निकाल पा रहे हैं 101% इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे ले चलते हैं सवाल को। यदि आपने समझा होगा और करा होगा सवाल को ढंग से तो वापस देख लेना किस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, आप सवाल करते ही आंसर्स निकालेंगे। क्या बोला, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब नदी किधर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखना, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही। अब आप सभी को पता है, यदि मैं इसकी नदियों की बात करूंगा
तो मेरा जिधर मुंह होगा उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा क्या होगा, दक्षिण होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर आप सभी को पता, प से पश्चिम, पू से पूर्व, पश्चिम, और ये पूर्व होगा। बिल्कुल सही बात। अब नदी जो बह रही है किधर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका मतलब नदी को बहा देते हैं। कैसे बहाते हैं, देखो पश्चिम से, ये पश्चिम है, नदी इधर बह रही है तो बहा दो पश्चिम से पूर्व की ओर। बहे या नहीं बहे, अभी तक यहाँ तक। फिर मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है, तो पूर्व से बायां मुड़ना है, पूर्व से बायां। इधर ये है तो B4 बायां, सही है बात है। B4 बायां मैंने बताया ना, B4 बायां, इधर मुड़ी और इधर मुड़ी है, तो इसका मतलब मुड़ी, जैसे ही मुड़ी है, ये मुड़ी है। अब मुड़ने के बाद क्या क्या है, मुड़ने के बाद एक छोटी पहाड़ी आती है, छोटी पहाड़ी का आधा चक्र दक्षिणाव्रत लेती है। अब दक्षिणाव्रत का मतलब कैसा होता है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये इधर मुड़ी और पहाड़ी है, इसका दक्षिणाव्रत लिया, ऐसा क्लॉकवाइज लिया या नहीं लिया, दिख पा रहा होगा। क्लॉकवाइज ये दक्षिणाव्रत, ऐसे मुड़ी, ये आधा व्रत लिया, आधा पहाड़ी काटी। फिर उसके बाद दक्षिणाव्रत लगती है, फिर समकोण बाई मुड़ती है। अब जैसे इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ी, तो अभी तक मुंह इधर है पूर्व की ओर। फिर समकोण बायां, समकोण B4 बायां, तो समकोण बाएं ओर मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी, तो कौन सी दिशा में गई, उत्तर। तो वह अब किस दिशा में बह रही है, किस दिशा में, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या जाएगा, उत्तर जाएगा। 101% सही है, आंसर क्या जाएगा, उत्तर। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आपने निकाल लिया ढंग से। मुझे पता है बेहतरीन तरीके से आप आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगले सवाल को लेते हैं और आंसर्स को निकालते हैं। यदि मैं कहूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो शाम किसी पूर्व की ओर चलता, शाम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब मैं आपसे चाहता हूँ इसका आंसर फटाफट आप निकाल के बताइए। तो शायद समझ में आ चुका होगा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बस वही बनाना जो मैंने कहा। क्या बोला, जिधर हमारा मुंह होगा उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा। फिर मैंने कहा प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा, प से पश्चिम होगा और पू से क्या होगा, पूर्व होगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर फिर क्या, सबसे पहले कौन चल रहा है, शाम चल रहा है। किधर चल रहा है, शाम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये 5 किलोमीटर बिल्कुल चला, सही चला। कितना चला, 5 किलोमीटर। कितना चला बेटा, 5 किलोमीटर पूर्व में चला। अब तक वो कहाँ है, पूर्व में है। कब तक, जब तक अगला ऑर्डर नहीं मिले। अगला ऑर्डर मिलता 5 किलोमीटर पूर्व में चलता, फिर कैसा मुड़ता, बायां। तो पूर्व से B4 बायां, D4 दायां। मैंने बताया B बन रहा है, B4 बायां, D4 दायां, तो बायां मुड़ेगा। और बायां मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। तो ये थोड़ा सा मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर। अभी वो कौन सी दिशा में, उत्तर में, उत्तर में। बिल्कुल सही बात है। फिर कैसा मुड़ा, दायां। तो उत्तर से दाएं मुड़ोगे तो इधर आएगा D4 दायां, और दाएं मुड़ने पर कितना, 9 किलोमीटर। ये चला 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अभी तक वो कौन सी दिशा में, वो पूर्व में। फिर उसके बाद कैसा मुड़ता, दायां, और कितना चलता है, 6। तो इसका मतलब पूर्व से फिर दायां मुड़ना, इधर मुड़ेगा और कितना मुड़ेगा, 6। तो इसका मतलब ये भी 6, तो ये 6। अब मुझे बोला जाए 6, अब बोला जाए कि शाम के मुंह की दिशा, अभी तो कौन सी दिशा है, तो आपको बताएगा दक्षिण में। मैं पूछूं प्रारंभिक स्थान से, तो पूर्व में। शाम से प्रारंभिक स्थान तो पश्चिम में, लेकिन दिशा नहीं पूछी, शुरुआती स्थान से आप कितनी दूरी पर है, आप निकाल लोगे। क्या बात की सर, ये 5 है, अभी शाम ये रहा, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 6 है। इसका मतलब ये दोनों कट जाएगी, क्यों, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 है और यहाँ पर खड़ा है, तो ये 5 है और ये 9 है, क्योंकि ये 9 है तो ये भी 9। तो 5 + 9 कितना होगा, 14। तो बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों का आंसर 14 जा रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर है, 101%। जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को निकाला, तो मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण ये उम्मीद है कि 100% आपका आंसर्स क्या जा रहा है, सही जा रहा है। अब मैं आपको कहूँ आपको कि आपके इस टाइप के सवाल के आंसर्स हमें निकालने हैं, वो ये हैं।
यही आंसर क्वेश्चन है। अब ये पीपीटी देखकर आपको लग रहा होगा हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से हमने फोटोज़ खींचे हैं, इसको वापस इसके अंदर लिया है, क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपके लिए मेहनत करें तो कम से कम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन मेहनत का कभी मजाक नहीं मत उड़ने देना। जिस दिन कोई शिक्षक साथी इस गर्मी में कोई भी ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है और वो व्यक्ति मेहनत आपके लिए कर रहा है, तो कम से कम उसके लिए दुआएं करना, वो बहुत आगे बढ़े, ज़िंदगी में खुशहाल हो, क्योंकि आप सबकी दुआओं से उसके अंदर एनर्जी आएगी। आप कहोगे सर इसमें ये कमी वो कमी देखो, घरों में भी हज़ारों होती है, लाखों होती है, लेकिन कम से कम जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ पॉजिटिविटी देके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी अपने आप को आगे बढ़ाएगी। अब मैंने क्या कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है। 25 छात्रों की कक्षा के अंदर, जो 25 छात्रों की कक्षा के अंदर ऊपर से लता का 13वां स्थान है और नीचे से पारुल का 19वां स्थान है। यदि विशाल का स्थान लता व पारुल के बीच में है तो बताइए विशाल का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? बिल्कुल आ जाएगा आपको 101%। सवाल पढ़िए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखोगे आप 25 लोग हैं टोटल कितने हैं? 25 लोग हैं। बस ये मैंने लिख दिया 25 हैं। अब समझना, एक ही पॉइंट में मैं सारी चीज समझा दूंगा। अब बोला 25 लोग हैं, अब आप कहोगे ऊपर से 13 है, ये नीचे से, इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 से ज्यादा है, इसका मतलब वो नीचे है ये ऊपर है, तो दोनों क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के दूर नहीं, क्रॉस हो रहे हैं। क्रॉस कितने हो रहे देखना, क्या ऊपर से 13वां स्थान है, लता जो है यहाँ से 13 स्थान पर है। कौन है? लता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बात करूं कौन है नीचे, कौन है नीचे से? पारुल जो है वो कौन से स्थान पे? 19वें स्थान पे। तो इधर की बात करूंगा, ये पारुल जो है यहाँ पर है पारुल, और वो कौन से स्थान पे? 19वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? अब आप देखो पारुल और लता के बीच में, ये पारुल है और ये लता है, तो सोचो ये 19 नंबर पर यहाँ है या 13 नंबर पर, बीच में लोग कितने? 5 है। कितने हैं? 5 है। अब जो विशाल है वो लता और पारुल के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब पारुल से विशाल तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पे? तो मैंने कहा लता ऊपर से 13वें नंबर पर है और विशाल बीच में बैठा है। कितने नंबर ऊपर बैठा है? 3 नंबर। तो मैं कहूँ टोटल ऊपर से लता 13वें नंबर पर है और लता से ऊपर विशाल 3 नंबर ऊपर है, तो ऊपर से जो विशाल है वो कौन से नंबर पे होगा? 10वें नंबर पे होगा। बिल्कुल सही बात है, 10वें नंबर पर। तो ऊपर से विशाल का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान। नहीं समझ में आया होगा, वापस समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। मैंने क्या बोला, टोटल मिलाकर 25 लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लता है वो ऊपर से, जो लता है वो 13 नंबर पर है, और नीचे से यदि मैं बात करूं तो पारुल जो है वो 19 नंबर पे है, पारुल है। अब दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 5। और कहा दोनों के बीच में विशाल बैठा है, यहाँ विशाल बैठा है, यहाँ पारुल है, यहाँ लता है, विशाल बैठा है। ये दोनों के बीच में 5 है, 2 इधर 2 इधर। अब मैं कहूँ मान लीजिए कि टोटल ऊपर से लता कितने नंबर पे? 13वें पर, लेकिन विशाल थोड़ा ऊपर है, कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पे बैठा है। तो ऊपर से लता 13वें नंबर पर है और विशाल लता से 3 नंबर ऊपर है, तो विशाल का ऊपर से 13 - 3 आंसर क्या जाएगा? 10। बिल्कुल सही जा पा रहा होगा यदि आप ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब अगला सवाल लेते हैं और आंसर्स को निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इस सवाल को मैं और आगे मोड़ूँ, बताऊँ कि एक वर्गाकार कागज को एक विशेष ढंग से मोड़ा जाए, तो बताइए। अब ये मोड़ा जाने वाले सवाल, वही वाली मैंने कहा आपको सवाल, आप बता दोगे फटाफट इसका आंसर भी। अच्छा, मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा? अब इसको मोड़ो, तो इसको मोड़ोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसके ऊपर आ जाएगा। फिर यूं मोड़ा, जैसे पहले तो यूं, ये है, यूं मोड़ा, फिर ये दोनों आपस में ये मुड़े तो यूं आएगा, यूं आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है ये जो बनेगा सबसे पहले बनेगा ये वाला, ये। तो इसका मतलब यदि ये और ये और ये और ये और ये हैं, तो सबसे पहला बनेगा आपका ये वाला, जिसके अंदर ये और ये आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? आधा मुड़ेगा, दिया आएगा। बिल्कुल सही बात है। और आया नहीं आया, फिर वापस मोड़ो, तो वापस यूं मोड़ोगे, यूं फोल्ड करोगे तो ये आएगा, ये से आएगा। इसका मतलब ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब आएगा। और उसके बाद फिर ये इसका क्या मोड़ होगा? इसका मोड़ जो होगा वो क्या होगा? ये ऐसे होगा। होगा या नहीं होगा? आधा ही होगा। अब इस टाइप की आकृति कहाँ दिख रही? इस टाइप की आकृति ये न दिख रही है, इसका मतलब ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो इसका मतलब कौन सी आकृति दिख रही? दिख रही है ना। इसको थोड़ा सा यूं चेंज कर लो। हमने यूं मोड़ा, वो यूं मोड़ सकता है, यूं मोड़ सकता है। तो आंसर यानी 0 के बाद आधा इस टाइप से, तो आंसर इस तरह से निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल पा रहा है। तो 100%। अगला सवाल लेते हैं। अब ये वाला सवाल था, क्या कहें आपको, 100% आपको आ गया होगा। सर त्रिभुज, 3 भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा वाला कोई भी हो सकता है, और वर्ग यानी सभी भुजाएं समान। और बोला गया इसके अंदर सही संबंध बताओ। तो आप सभी को पता, सभी जो वर्ग हैं, सभी वर्ग जो हैं 4 भुजा वाले हैं, 4 भुजा वाले हैं। 4 भुजाएं होती सभी वर्ग में।
लेकिन त्रिभुज चार भुजा का नहीं होता, त्रिभुज अलग होगा। तो बिल्कुल इस टाइप का डायग्राम कहीं दिख रहा है आपको तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी सभी वर्ग चार भुजाएं वाले होते हैं और त्रिभुज का उस चार भुजा से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस टाइप का डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं आया, ऑप्शन ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ आप सभी को, शायद इसका ऑप्शन बनेगा इस टाइप से, ये यदि यहाँ जहाँ पर भी डायग्राम दिख रहा है 101% इसका आंसर सही निकलेगा। क्या निकल पा रहा आपका इसका आंसर? अब आगे बात करते हैं, ले चलते हैं सवाल को। बिल्कुल सही बात, अच्छा इधर आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब इधर आ गया, आप कह दोगे सर कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जा रहा है। बिल्कुल, अब आप बहुत मल्टी माइंडेड लोग हैं, मुझे पता है कि आप 100% निकाल लिया। अब देखो क्या है, सवाल कुछ भी नहीं है। अब सवाल कुछ भी नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर 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 ये बताओ मुझे कि इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर शब्द में क्रम से तीसरे स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले तो देखो एस, आपको पता है जैसे अल्फ़ाबेट के अंदर हम ABCD वाले नाम, अजय का नाम पहले आता है, बाबूलाल राम का नाम दूसरे नंबर पे आता है, चतुराराम का नाम तीसरे नंबर पे आता है, डालू जी का नाम चौथे नंबर पे आता है। ऐसे समझ रहे मेरी बात को? तो अल्फ़ाबेट वाइज जमाने पड़ते हैं। कभी कभार नाम ऐसे होते हैं RR से शुरू हो रहे हैं लेकिन उसके आगे वाले अल्फ़ाबेट देखे जाते हैं। तो सबसे पहले एस, एस, अब एस के बाद आपको पता सब क्या, सब एस 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 सब के हैं, तो सब में एस 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 आ रहा है। अब एस एस कॉमन कट गया, सब एस एस कट गया। अब एस के बाद देखो ई, तो सब में ई आ रहा है, तो ई देख लिया, 3 में ई आ रहा है, इसका मतलब ये चौथा नंबर तो होगा ही नहीं, ये चौथे नंबर पे होगा एस आई वाला। अब देखना तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एस ई भी कट गया। अब एस के बाद फिर क्या आएगा, पी आएगा, पी पहले आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तो SCXUAL, यानी ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कौन सा जाएगा, तीसरे नंबर, पहला दूसरा तीसरा। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखना, आंसर निकालना इसका। अब देखते हैं आगे, मैंने क्या बोला, इस शब्द में प्रयुक्त वर्ण में से कौन सा क्या बनेगा, सब बनाया जा सकता। अरे वाह, तो नेशन में देखो NATION, एन डबल बार आ गया, लेकिन इस पूरे स्पेलिंग में एन कितनी बार, एक, तो ये कभी बन ही नहीं सकता, बस ढूंढना है। अब ढूंढने में भी तो आपको पता है, ढूंढने से तो लोग मिल जाते हैं, तो सवाल का आंसर क्या बड़ी बात है। अब वो पेपर PAPER, पी है, ए है, पी है, ई नहीं है, ई नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। फिर देखो PRO, तो PRO आ गया, फिर एक्स भी है, फिर आई है, फिर एम है, फिर ए है, TE है ही नहीं, तो जब ई है ही नहीं तो इसका आंसर ये भी नहीं जाएगा। फिर चौथा TOXIN, तो टी भी है, टी कहाँ है, फिर ओ भी है, फिर एक्स भी है, तो एक्स कहाँ है, एक्स है, फिर आई भी है, तो आई भी है, फिर एन भी है, तो एन। तो इसका मतलब चौथा वाला आंसर बिल्कुल 100% सही ढंग से मिल पा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर भी ढंग से हमें मिला। अब आगे बात करते हैं, इस अक्षर में निर्मित कौन सा अक्षर होगा। अब आप सभी जानते हैं, अब ये मैं चाहूंगा एक बार आप करके दिखाए फटाफट इस तरह का। निर्मित है, देखो आर है, ये वाला आर है, फिर ई है, फिर एस है, फिर टी है, फिर आर और है आर, फिर आई भी है, फिर सी भी है, फिर टी भी। इसका मतलब पहला वाला मिल रहा है, बाकी सारे नहीं मिल रहे होंगे, नहीं तो चेक कर लेना आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर कि आर है, ई है, सी है, ओ है, जी नहीं है, इसमें जी भी है, एन भी है, फिर जेड नहीं है, ये वाला अल्फाबेट इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ढूंढना है, ढूंढने पे तो मैं कह रहा हूँ लोग मिल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर सी है, ओ है, एन है, एस है, टी है, आर है, यू है, सी है, TED, इसका मतलब इसके अंदर डी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे इसके अंदर भी ऐसा कुछ होगा जो नहीं मिलेगा, कैसे, एस है या नहीं, एस है, टी है, फिर उसके बाद आर है, यू है, सी है, उसके बाद टी है, उसके बाद टी क्या एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है। फिर यू है, उसमें यू है लेकिन इसमें यू भी है, फिर आर भी है, ई नहीं है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। क्यों, मैंने क्या बोला, एस आ चुका है, वेरी गुड, फिर उसके बाद टी आ चुका है, टी भी काट लिया, काटते रहो कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर उसके बाद आर आ चुका है, आर भी काट लिया, फिर यू आ चुका है, यू भी काट लिया, फिर सी आ चुका है, सी भी काट लिया, फिर टी आ चुका है, टी भी काट लिया, फिर यू आ चुका है,
अब यू पहले आ चुका है इसलिए डबल यू, यानी यहाँ पर यू नहीं है। तो बस ये कंफ्यूज कभी कभार होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल 100%। तो देख लीजिए विषम संख्या, अरे वाह, विषम का चेंज करना है तो कोई बड़ी बात नहीं। विषम में आप सभी को पता है कि विषम का चयन कीजिए, आपको पता है भयोदहन, भयादोहन, फिर तस्करी, फिर अभिमान, फिर धोखाधड़ी। इसका मतलब भयोदहन का मतलब भय पैदा करना, तस्करी करना आपको पता है, तस्करी एक कानूनी जुर्म है, धोखाधड़ी करना, गलत करना, ये सारे कानून से रिलेटेड है। और अभिमान रखना वो इंसान का अपना खुद का एक नेचर होता है, अभिमान रखते, कहते हैं ना बहुत सारी अभिमानी है। तो इन चारों में से कौन अलग जाएगा? 3 वाला, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं। अब कोई बड़ी बात नहीं, क्या बोला इसने? अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया। अकबर ने किसने? अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया, वह मेरे साले के पिता। अकबर ने, साला कौन होगा? अपनी पत्नी का भाई होगा। अरे साला कौन होगा? पत्नी का भाई, साले यानी पत्नी का भाई का पिता। क्या बोला उसने? कहा कि वह मेरे साले यानी पत्नी का भाई का पिता, इसका मतलब पत्नी का भी पिता है, तो वह मेरे साले के पिता के भाई, साले के पिता के भाई यानी इसका भी चाचा, इसका भी चाचा की इकलौती भतीजी है। इकलौती भतीजी मतलब वो किसकी बात कर रहा है? अपने खुद के पत्नी की बात कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? पत्नी। बिल्कुल सही बात है। आपको सोचिए ना, साले के पिता के भाई की पत्नी, भतीजी, इकलौती भतीजी, यानी उसके खुद के पत्नी की बात कर रहा है। अब बात करते हैं, आंसर नंबर जाएगा, अब क्वेश्चन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। वह कौन? वह मेरे जो है कोई हैं, वो भाई के कोई पिता है। पिता है मतलब आपके भी पिता हैं, पिता के पिता यानी दादा हैं, आपके दादा हुए। अरे है या नहीं? उनकी बेटी यानी पापा की बहन है, लेकिन आपकी बुआ लगेगी, उनकी बेटी, बुआ की बेटी क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी या पोफेबरी बहन। तो ननद हो नहीं सकता, चाची हो नहीं सकता, बहन हो नहीं सकता, चचेरी बहन। बिल्कुल सही बात है, चचेरी बहन जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर भी आपने निकाला और ढंग से इस आंसर को आपने ढंग से किया। तो इस तरह से आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आंसर निकाल पा रहे हैं। अब आप देखिए, अट्ठाईस वाला सवाल आप देखिए। कहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? 2, 4, 6, 10, 14। अब आप कहोगे सर इसको भी कुछ करने की बात है कि आप खुद फटाफट बता दीजिए क्या आंसर आएगा इसका। अब कहोगे सर क्या संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो इसमें कितना जुड़ा? 2 जुड़ा, इसमें भी कितना जुड़ा? 2 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा? 4 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा? 4। सर 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, 4 जुड़ा, 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, अब 6 जुड़ेगा। अब जैसे 6 जुड़ा तो आंसर क्या जाएगा? 20। तो बिल्कुल सही आंसर, आंसर क्या जाएगा? 20। 101% सही आंसर है। तो इस तरीके से क्या आंसर्स निकालना, इस तरह से निकलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये श्रेणी है, सीरीज है, सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात, अब ये कोई बड़ी बात नहीं, आया ए बी बी है, तो इसका मतलब सवाल है ए बी तो बी है, सही बात है, उल्टा हो गया। फिर ए बी सी सी बी है, तो इसका मतलब ए बी सी तो लास्ट से स्टार्ट हुआ सी बी है। अब कहा इसका पूछा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो आप बताओ क्या आएगा? डी सी बी है, तो डी सी बी है, बिल्कुल सही बात है, डी सी बी है, डी सी बी है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड नंबर जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम निकाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ अगला सवाल का आंसर आप देवें, क्योंकि ये सवाल आप सभी को पता है क्या क्या आंसर्स आएगा। यदि मैं कहूँ ए आर ई एन आई जे एम, अगला क्या जाएगा? इसका आंसर आपको निकालना, फटाफट निकालिए। अब आप कहोगे सर ये भी क्या क्वेश्चन नहीं, क्या बस कुछ नहीं करना, कोड लिखना। मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बस ये देखना है कि 1 2 3 4, इसका मतलब कोड 1 है, आप सभी को पता है। अब इसका कोड कितना, आप सभी को पता 18 है। अब आपको पता है इसका कोड कितना जाएगा, आप सभी को पता ए बी सी डी ई यानी 5 जा रहा है। अब एन का कितना जाएगा, आप सभी को पता 14 जाएगा। अब आप सभी को पता आई का कितना जाएगा, आप सभी को पता 9 जाएगा।
सब समझदार हैं, फिर भी आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ पा रहा है। यदि मैं कहूँ मान लीजिए इसका कितना जाएगा, तो आप सभी को पता है कि यदि मैं इसकी बात करूँगा तो आंसर जाएगा, इसका जाएगा 10 जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। फिर मैं इसकी बात करूँगा तो इसका आंसर कितना जाएगा, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर 13 जाएगा। अब बोलो, मैंने बोला 1 से 4 प्लस 4 हुए, 4 से 9 प्लस 4 हुए, मतलब 5 से 9, 1 से 5 हुए प्लस 4, 5 से 9 प्लस 4, 9 से 13 प्लस 4, सही बात है। अब देखो 18 से 14 माइनस 4, 14 से 10 माइनस 4, तो आगे माइनस 4 होंगे, माइनस 4 हुए 6, और 6 का कितना होगा F, बिल्कुल सही आंसर है F। तो शायद आपको ये सारे आंसर आए होंगे। आज मैंने 30 सवाल में से 30 सवालों को आपको रिवीजन कराया। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है आप 100% इस सवालों के आंसर्स को निकाल कर अपने आप में गदगद फील किया होगा। और साथियों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं कमेंट पढ़ना बार बार बच्चे को, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी हम आंसर्स करें। तो मैं चाहूँगा कि कल फिर जुड़ेंगे और आंसर्स को निकालेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान के प्लेटफॉर्म पर। आप अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें इस संस्थान के बारे में या क्लासेस के माध्यम से, और क्या हम अच्छा कर सकते हैं आप सभी के बेहतरीन भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।